हेलो एवरीबॉडी। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन अगेन। जैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी मेंशन कर रहा था, अगेन इस लेक्चर में भी आप लॉट ऑफ डिसकनेक्टेड और स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, बट हमें इस कुछ इसी तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। हम बहुत से क्लासिकल आइडियाज़ लेंगे, कुछ सेमी क्लासिकल आइडियाज़, और कहीं कहीं क्वांटम मैकेनिक्स जो कि मॉडर्न फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ने अभी नहीं पढ़ी है, वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ हमारे आ रहे हैं। बट ओवरऑल जो हमें आपके टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जैसे फाइन स्ट्रक्चर और ज़ीमान इफेक्ट, उसके लिए थोड़ा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट मी ट्राई टू कलेक्ट ऑल दोज आइडियाज़। यहाँ पे मैं जो पहला टॉपिक ये कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक डाइपोल, ई बाई एम का मतलब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बेसिकली यहाँ से हम थोड़ा ये जानेंगे म्यू में हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है। इनफैक्ट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वो है रिजल्ट, बहुत क्लासिकली बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि आप बहुत सारे इफेक्ट्स की यहाँ पे डिस्कशन आएगा आपके या क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस में, जैसे जीमान इफेक्ट आता है या फाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एलएस कपलिंग वगैरह वगैरह, स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट जो इटसेल्फ है जिसने स्पिन के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया, स्पिन प्रिसिशन की आप बात करते हैं, स्पिन का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर उसके चारों ओर घूमता है, वो एनएमआर वगैरह में जो यूज़ होती हैं टेक्नोलॉजीज़। तो ये सब बेसिकली इसी आइडिया से आप समझ सकते हैं, एटलीस्ट क्वालिटेटिवली भी समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म बाद आगे भी आएगा, बट मेन चीज़ है अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट म्यू है, उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दें, तो उस सिस्टम की एक मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू डॉट बी टाइप की। ओके, ऑल दीज आइडियाज़ कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दियर। तो उसी अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो चीज़ बात की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, अभी आप हाइड्रोजन एटम के लिए सोचें, लेकिन ये किसी भी और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी अप्लाई होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। 4 क्वांटम नंबर्स, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एनर्जी को डिटरमिन करता है, एल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल वाला जो कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को रूट एल एल प्लस वन एच क्रॉस, क्वांटम मैकेनिक्स से मैंने आपको रिजल्ट दे दिया। एम एल क्वांटम नंबर एल के करस्पॉन्डिंग माइनस एल से इन स्टेप्स ऑफ 1 अप टू प्लस एल इसकी वैल्यू हो सकती है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये एल के एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट को बताता है। जेड कंपोनेंट भी एच क्रॉस की यूनिट्स में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होगा एम एल टाइम्स एच क्रॉस। एम एल की अलाउड वैल्यूज़ ये हैं। फिर एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया, ये पार्ट, ये 3 क्वांटम नंबर तो श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम की सॉल्व करके निकल आते हैं, पर 2 क्वांटम नंबर्स जो हैं, जो मैंने और लिखे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगे, स्टर्न गर्लाक टाइप के एक्सपेरिमेंट से पता लगे कि स्पिन एक और एंगुलर मोमेंटम है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह ही है, जिसको स्पिन नाम दिया गया। लेकिन स्पिन का जो क्वांटम नंबर है ये हमेशा हाफ होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ होता है। तो कैपिटल एस का एक्सप्रेशन आप सिमिलर निकाल सकते हैं, रूट एस एस प्लस वन एच क्रॉस, वो बनता है रूट 3/4 एच क्रॉस, जिसको मैंने कहा था स्पिन को ना आप स्लो कर सकते हैं ना फास्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे एल के कंपोनेंट्स होते हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग, वो एम एल की वैल्यूज से डिटरमिन होते हैं, ऐसे ही स्पिन का जो कंपोनेंट है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, वो एस के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। इन दोनों के बीच का गैप भी +1 का है, एक एक स्टेप के अंतर पे, लेकिन केवल 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। ओके, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, जिसको आप अप और डाउन स्पिन कहते हैं, एमएस। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए इस वाले एस को कभी बताने की जरूरत नहीं होती, ये तो हमेशा इतना ही होगा। लेकिन ये वाला बताना पड़ता है कि अप स्टेट में है इलेक्ट्रॉन की डाउन स्टेट में है, विच एवर यू कॉल अप और डाउन। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली आप प्लस वाले को आप कहेंगे, वट एवर इज़ द कन्वेंशन। और तब सिमिलरली जैसे एम एल से रिलेटेड है एल जेड होता है एम एल इन यूनिट्स ऑफ एच क्रॉस, तो ऐसे ही एस जेड होता है एम एस टाइम्स एच क्रॉस। ओके, तो 4 क्वांटम एल एल एन एल एम एल और एम एस आपको बताने की जरूरत है, जिन्हें आप नॉर्मली एन एल एम और एस अभी तक कहते आए हैं, वो एक्चुअली एन एल एम एल और एम एस। एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द स्पिन मोशन। ओके, तो एक क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। अच्छा, फिर हमने ये बात भी की थी कि अगर चार्ज पार्टिकल के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, हमने कुछ इस तरह की पिक्चर पेश की थी कि ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और पार्टिकल चार्ज है तो उसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। और जनरल रिलेशन ये था, म्यू जो कि एल ऑर्बिटल मोशन के कारण आया, वो होता है Q/2m, Q चार्ज ऑफ पार्टिकल, m मास टाइम्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e और इलेक्ट्रॉन के मास को मैंने m ही लिखा था, ये रिलेशन। और क्योंकि ये एक वेक्टर रिलेशन है, ये या ये, आप इसका z कंपोनेंट लें तो z कंपोनेंट में ये नहीं आएगा, सॉरी, केवल z कंपोनेंट में के लिए भी ये रिलेशन होल्ड करेगा, तो z कंपोनेंट के लिए ये हो गया। लेकिन z कंपोनेंट क्वांटम मैकेनिक्स से आपको पता है, z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम केवल हो सकता है ml टाइम्स h क्रॉस। तो वो वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो बाकी ये जो एक फैक्टर बना था EH क्रॉस बाई 2me, ये तो कांस्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं 1 बोर मैग्नेट्रॉन। तो सिंपली म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन के कारण, वो इलेक्ट्रॉन एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि म्यू इज़ वेरी स्मॉल,
तो एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। उस चुंबक का बेसिक कैरेक्टर होता है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो बेसिकली ml के प्रोपोर्शनल है। माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए एल और म्यू एल की डायरेक्शन अपोजिट होती है। माइनस साइन ये बता रहा है। म्यू भी हमेशा अपेयर होगा। एम एल की वैल्यू 3 होगी तो 3 टाइम्स होगा म्यू भी, अगर 2 होगी 2 टाइम्स म्यू होगा। तो बेसिकली कई बार हम ऐसा, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप म्यू एल या उसके जेड कंपोनेंट को सिंपली कहेंगे हाँ इतना एम एल है, ओके, डायरेक्शन माइनस साइन डायरेक्शन बताएगा और ये दिस। अच्छा, लेकिन ये सिमिलर पिक्चर स्पिन के लिए भी एक्सटेंड होती है। अब स्पिन के लिए मुझे फिगर नहीं बना सकता हूँ मैं। स्पिन मोशन हम कई बार हम सोचते हैं कि स्पिन मोशन जैसे धरती के 2 मोशन होते हैं, सन के चारों ओर और अपनी एक्सिस पे, तो स्पिन मोशन शायद इलेक्ट्रॉन का ऐसा होता है। कुछ हद तक ये सोचना ठीक रहता है इनिशियल स्टेज में, बट एक्चुअली स्पिन का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। स्पिन बस एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, उसका बिहेवियर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह होता है। बस इसको ध्यान में रख के हम आगे बढ़ाएं तो चीज़ें थोड़ा आसान बनती है। फिगर शायद बनाना अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं सीधे सीधे जिस तरह के रिलेशन एल और म्यू एल के बीच थे वैसे ही हम कह रहे हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के पास एक स्पिन वेक्टर भी होता है एस, जो इन 2 नंबर से डिटरमिन होता है, पर ये वाला कभी बताना नहीं पड़ता है, लेकिन ये स्पिन भी है। तो चार्ज पार्टिकल के पास अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा जो कि स्पिन के कारण जनरेट हो रहा है, म्यू एस, ठीक है। और म्यू एस और एस के बीच का रिलेशन लगभग ऐसा ही, एल की जगह एस आ गया, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस। ई फॉर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्पिन के कारण उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम से E/2me का फैक्टर फिर से है, लेकिन यहाँ माइनस साइन भी है अगेन, लेकिन यहाँ फैक्टर 2 का आता है। ये एक एनामलस प्रॉपर्टी है, इसे कहा जाता है एनामलस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इसको आप इस तरह सोचिए, एल के कारण म्यू एल जनरेट होता है, एस के कारण म्यू एस जो जनरेट होता है उसका असर दुगना होता है, ओके। यहाँ 2 का फैक्टर है एनामलस। इनफैक्ट ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था कि स्पिन का जो कंट्रीब्यूशन है म्यू में वो दुगना है एल के मुकाबले, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के मुकाबले। तो जो डिराक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है, उसकी वन ऑफ द मेजर सक्सेसेस यही थी, वो थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करता है एक तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को भी, और साथ साथ ये जो यहाँ ये 2 का फैक्टर आ रहा है एनामलस मैग्नेटिक मोमेंट दिस। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जो फील्ड थ्योरी में जो लाइट की या फोटोन की या आप थ्योरी कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिसे हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो ये बताता है ये फैक्टर एक्चुअली 2 नहीं है। एक्सपेरिमेंटली भी ये पाया गया ये फैक्टर 2 से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल प्रिडिक्शन है, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, QED की थ्योरी कई डेसिमल प्लेसेस तक, 8, 9 और इवन मोर डेसिमल प्लेसेस तक सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करती है कि ये वैल्यू कितनी वो है। तो इसे कहा जाता है QED की वन ऑफ द मेजर सक्सेसेस, ओके। बट आपके लिए आप इस फैक्टर को 2 समझिए। बेसिकली एल म्यू एल जनरेट करता है, वहाँ फैक्टर केवल E/2me का आता है विद माइनस साइन। एस म्यू एस जनरेट करता है, लेकिन यहाँ फैक्टर के साथ एक 2 और आ जाता है, ओके। समटाइम्स दीज फैक्टर्स, सम फैक्टर्स लाइक दीज आर कॉल्ड द लैंडेज जी फैक्टर्स, ओके। तो दिस, और सिमिलरली अगर आप इसका जेड कंपोनेंट लें तो जेड कंपोनेंट में फिर वही चीज़ हो जाएगी, -2 टाइम्स इसका केवल जेड कंपोनेंट, और एस का जेड कंपोनेंट ms टाइम्स h क्रॉस। ms की वैल्यू या तो +½ होगी या -½ अप इलेक्ट्रॉन या डाउन इलेक्ट्रॉन के लिए, या तो +½ या -½ तो ये, ओके। जैसे L और म्यू एल में रिलेशन है, L के अपोजिट म्यू एल है, रिलेशन इस तरह का है। ऐसे ही S और म्यू एस में भी, माना S इधर को है तो म्यू एस उसके अपोजिट होगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 का है, ओके। तो इसीलिए मैंने कहा स्पिन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह है, लेकिन फिगर बनाना शायद फिर भी अच्छा नहीं होगा स्पिन के लिए, ओके। अच्छा, अब जरा बात करते हैं जो मेजर मेरा टॉपिक था। अगर हमने माना इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, या मैग्नेटिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, लेकिन अगर फील्ड पहले यूनिफॉर्म हो, इस तरह का डिस्कशन आपने इंटरमीडिएट में किया है, बट लेट मी रिपीट। माना ये एक मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक चार्ज -q, एक चार्ज +q, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे सेम है, यहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पे भी ऐसी, यहाँ पे भी ऐसी, आगे वाले पॉइंट पे भी ऐसी, पूरे अगर 3 डायमेंशन तक आप बात करें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं। अब उसमें मैंने कोई डाइपोल रख दिया, माइनस चार्ज +q चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। इस समय जो मेरा डाइपोल है इसकी लेंथ की जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ माना थीटा एंगल बना रही है। तो इस समय आप देखें q चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर QE फोर्स लगता है, तो +q चार्ज पे इधर को फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग QE +QE, और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा -QE। तो जो आपका डाइपोल रखा हुआ है इसका एक पार्ट +QE फोर्स से आगे की ओर खींचा जा रहा है और -QE फोर्स से पीछे की ओर।
तो आप इसे इस तरह से इमेजिन करें, ये एक रॉड के एंड पे दो मासेज हैं और दोनों को आप बारीक धागे से खींच रहे हैं, लेकिन अगर आप बराबर फोर्स से खींच रहे हैं तो ओवरऑल नेट फोर्स इस सिस्टम पे जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये सिस्टम अपनी पोजीशन से ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, रैखिक गति नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। लेकिन ये दो फोर्सेस जो हैं, ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये वाला फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, जबकि ये वाला फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। फोर्सेस का परिमाण बराबर है, लेकिन ये फोर्सेस, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन ये फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं, ये मिलके एक कपल बना रहे हैं, बल युग्म बना रहे हैं, और बल युग्म है तो इस कारण इस सिस्टम पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क मतलब वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम को रोटेट करने की कोशिश करती है। आप खुद ही सोचिए, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बारीक रॉड है, लाइट वेट, और उसके एंड पे दो मासेज हैं, और आप दो धागों से उसे हल्के हल्के दोनों तरफ से बराबर इस तरह से खींचें, कुछ इस तरह से आप पुल करें, तो ये जो रॉड है ये अपनी जगह पे केवल यूं घूमने की कोशिश करेगी, ऐसे आगे या पीछे या ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगी, बस वहीं पे रोटेट करेगी। तो रोटेशन के लिए टॉर्क, तो ये दो फोर्सेज, नेट फोर्स तो जीरो है पर इनके कारण टॉर्क जनरेट होगा। तो नेट फोर्स जीरो बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज इज नॉट सेम, इसलिए एक बलयुग्म कपल बन रहा है और उसके कारण टॉर्क जनरेट होगा। और वो टॉर्क का परिमाण कितना होता है, दो फोर्सेज बराबर मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच कुछ डिस्टेंस हो। डिस्टेंस का मतलब, आई विल रिपीट, डिस्टेंस का मतलब होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन फोर्सेज के बीच की डिस्टेंस का मतलब इस समय ये वाले डिस्टेंस है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है और ये साइड 2D है, डाइपोल की लेंथ, तो ये साइड जो होगी 2D साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो होती है फोर्स का परिमाण, दोनों फोर्स QE के बराबर हैं, फोर्स का परिमाण, और फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो QE इंटू 2D साइन थीटा। अब यहाँ पे 2D इंटू Q जो है ये है डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है Q इंटू 2D होता है डाइपोल मोमेंट। और तो आपका भैया एक्सप्रेशन हो गया P इंटू E इंटू साइन थीटा, और P इंटू E इंटू साइन थीटा है बेसिकली P क्रॉस E। P के साथ मैंने E एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है इलेक्ट्रिक वाला डाइपोल मोमेंट। P डाइपोल मोमेंट, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वही क्या होता है, टॉर्क। इनफैक्ट केवल मैग्नीट्यूड नहीं है, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हटा दूं, डायरेक्शनली भी ये रिलेशन ठीक है, बट दिस इज द पॉइंट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि वो टॉर्क लगा के उस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन के पैरेलल कर दे। ये आपने 12th में पढ़ा है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेशन की कोशिश होती है, और रोटेशन करके कोशिश ये होती है कि वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर दे। ओके, सिमिलर डिस्कशन मैग्नेटिक में अप्लाई होता है। मैग्नेटिक में मैं सीधे रिलेशन कॉपी कर रहा हूँ, बट इलेक्ट्रिक में समझना आसान है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। सिमिलरली अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में आप एक टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल को रख दें, टाइनी क्योंकि हमारा ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो बनेगा किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल या स्पिन मोशन से, तो उसका डायमेंशनल साइज वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी, और मैग्नेटिक डाइपोल जिसका डाइपोल मूवमेंट है म्यू बी। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यू बी। ये म्यू बी संभवतः एल या एस या दोनों के मिलने से भी हो सकता है। अब ये मिलने का मतलब हम आगे देखेंगे, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सी बात करेंगे। बट एंगुलर मोमेंटम के कारण चार्ज पार्टिकल, अगर एंगुलर मोमेंटम होता है एल टाइप का या एस टाइप का, तो उसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, छोटा सी चुंबक आपने किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो वो भी एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये पी क्रॉस ई है, यहाँ हो जाएगा म्यू क्रॉस बी। म्यू बी मैंने इसलिए लिखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, क्लैरिटी के लिए। ये वाला बी एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। ये जो डाइपोल है वो खुद भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये वो नहीं है। डाइपोल की प्रॉपर्टी म्यू में है और बी हमारा एक्सटर्नल वाला फील्ड है। तो फिर से आप इसी पिक्चर को अपने माइंड में सोच सकते हैं, अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है, तो अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान है हर पॉइंट पे, तो टेंडेंसी ये होगी केवल उसे रोटेट करने की। यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसा होता है। लेकिन अगर फील्ड हो नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे एक समान ना हो, और सिंप्लिसिटी के लिए हम केवल ऐसा फील्ड लेंगे, माना ये ऊपर की तरफ मेरी z एक्सिस है, फील्ड x और y डायरेक्शन में तो एक जैसा है, लेकिन z डायरेक्शन में माना ऊपर की ओर जाते हुए बढ़ रहा है, बढ़ना जरूरी नहीं है पर माना बढ़ रहा है, तो से मुझे पूरा फिगर ऐसा बनाना चाहिए था। माना आगे की डायरेक्शन x डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर थोड़ा और आगे जाऊँ x डायरेक्शन में जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे चेंज नहीं होता है। लेकिन माना ऊपर की तरफ z एक्सिस है, तो ऊपर की तरफ जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये एरोज थोड़ा बड़े कर दिए मैंने ये, लेकिन फिर इस पॉइंट पे भी आप आगे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चीनिए, ऊपर के पॉइंट पे और ज़्यादा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मिटी कहाँ है, केवल z एक्सिस के अलॉन्ग है। इसको हम कहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस समय एक ग्रेडियंट है।
ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल या स्लोप या चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम कहेंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्रेडियंट है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में माना फिर से हमने वही इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। अब ये वाला जो चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माना ये वाला है कम वाला ई, तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू टाइम सी। लेकिन हम कह रहे हैं ऊपर की तरफ जाते आते इलेक्ट्रिक फील्ड माना बढ़ रहा है, तो माना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस डेल्टा ई, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसका परिमाण होगा चार्ज इनटू वहाँ पे के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो कि ई ना होके ई प्लस डेल्टा ई है। तो अब फिर से आपके डाइपोल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये डाइपोल, ये फोर्स और ये, मैंने दोनों के एरोज को अलग अलग लेंथ का बनाया है। ये फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो आप दोनों तरफ से धागे से फिर से डाइपोल को खींच रहे हैं, लेकिन एक तरफ से ज़्यादा फोर्स से पुल कर रहे हैं, एक तरफ से कम। तो अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, से मैंने जो एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट इन द जेड डायरेक्शन, और एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब आप इस क्यू ई प्लस डेल्टा ई को अपने दिमाग में इस तरह से ब्रेक कीजिए कि इसमें क्यू ई और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो अगर आप इस क्यू ई और इस माइनस क्यू ई को देखें तो ये पिछले वाले केस की तरह, हाँ ये तो एक बल युग्म है, माइनस क्यू ई और ये वाला क्यू ई, और इतना पार्ट मैंने इसका अलग ले लिया। ये और ये तो पिछली वाली सिचुएशन है, इनफैक्ट होगा यही, ये फोर्स और ये फोर्स नेट फोर्स जीरो, लेकिन ये एक टॉर्क कंस्टिट्यूट करेंगे और टॉर्क की वैल्यू फिर से उतनी, इलेक्ट्रिक केस में पी क्रॉस ई और मैग्नेटिक केस में म्यू क्रॉस बी। लेकिन इस बाकी इस फोर्स का क्या, ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने के कारण टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, इतना टॉर्क। लेकिन ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये क्या करेगा, ये अनबैलेंस्ड फोर्स इस पूरे डाइपोल को, जिसका मान इतना है, द नेट एलिमेंट फोर्स क्यू डेल्टा ई, पूरे डाइपोल को, फोर्स कहाँ लग रहा है नेट अनबैलेंस्ड, आगे की ओर धकेल के हमारे डाइपोल को आगे की ओर पुश करने की कोशिश करेगा। ओके, ये फोर्स हमारे डाइपोल को ड्रिफ्ट, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करना, ट्रांसलेटरी मोशन। अब की बार रोटेशन तो हो ही रहा है, ये वाला कंपोनेंट जो कपल है ये तो रोटेट करने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ आपका डाइपोल आगे की ओर भी ड्रिफ्ट होने लगेगा। ड्रिफ्ट होने का कारण क्या है, ये जो फील्ड का आपका ग्रेडियंट है, आपके फील्ड में ग्रेडियंट है, इसलिए ये होता है। तो द नेट एलिमेंट फोर्स क्यू ई पुशेज द डाइपोल, जेड डायरेक्शन नहीं होगा, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी इस समय। मैग्नेटिज्म में वो जेड डायरेक्शन बनेगी क्योंकि मैग्नेटिज्म में वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन, यहाँ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ आपका डाइपोल क्यू ई माइनस क्यू ई वाले पार्ट के कारण तो ऐसे रोटेट होगा, लेकिन ये क्यू डेल्टा ई जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये इसे आगे ले जाएगा। तो शायद ओवरऑल मोशन कुछ ऐसा होगा, रोटेशन भी और धीरे धीरे आगे भी सरक रहा है ऐसे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब फील्ड में ग्रेडियंट होता है, इनफैक्ट ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई नहीं होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला पार्ट, लेकिन जब फील्ड में ग्रेडियंट होता है, कुल मिला के बात ये है, फील्ड में ग्रेडियंट होता है तो जो डाइपोल है उस पर एक ट्रांसलेटरी फोर्स भी लगता है, ड्रिफ्ट फोर्स हम उसे कहते हैं नॉर्मली। वो अनइवन जो फील्ड है वो उसे ड्रिफ्ट करा के एक तरफ को ले जाने की कोशिश करता है। ओके, अब वो ड्रिफ्ट कितना होता है जरा उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉर्क इंपॉर्टेंट नहीं था, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला फिगर में अगेन आपको रिपीट करूंगा, ये मैग्नेटिज्म में अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक वाले केस में ड्रिफ्ट फोर्स भी आगे की ओर लग रहा है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स सिंपली होता है F इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स, जबकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन और इसके परपेंडिकुलर बनता है, इसलिए थोड़ा वो डिफरेंस होगा। बट द पॉइंट इज ड्रिफ्टिंग होती है, ड्रिफ्टिंग दोनों केस में होगी। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आपने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक डाइपोल को रखा है तो वो रोटेट करने के साथ साथ ड्रिफ्ट करने की कोशिश भी करेगा। अब वो ड्रिफ्ट फोर्स कितना होता है, बस हम ये देखना चाह रहे हैं। अच्छा, वो ड्रिफ्ट करने वाली जो एजेंसी है कितना पुश कर रही है कि भाई तो ड्रिफ्ट हो जाए यहाँ से, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर, कितना होता है। इसको सिंपली आप यहाँ से एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। माना इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड में माइनस म्यू डॉट बी, इंटरमीडिएट में आपने एक कैलकुलेशन की है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस पी डॉट ई होती है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए माइनस म्यू डॉट बी। अब माइनस म्यू डॉट बी जो है, ए डॉट बी आप जानते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का पूरा मैग्नीट्यूड और म्यू का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता रखी है शायद पहले कहीं क्लास में। बी वेक्टर पूरा उसका मैग्नीट्यूड और ए का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो म्यू डॉट बी भी कुछ इस तरीके का होगा,
बी का जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी पूरी वैल्यू, और म्यू का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। म्यू डी से मेरा मतलब है म्यू का डायरेक्शनल कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा विद अ माइनस साइन। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इतना। अब फोर्स जो है, फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्सप्रेशन मैं क्लास में कई बार कह चुका हूँ, होपफुली वी हैव यूज्ड इट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। तो सिंपली अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो जो फोर्स है करस्पॉन्डिंग इतना होगा, तो माइनस डेल, माइनस और माइनस कैंसिल, डेल ऑफ म्यू डॉट बी। अब म्यू को अगर आप ये सोच रहे हैं कि म्यू डी टाइम्स बी, म्यू डी कॉन्स्टेंट है, उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। म्यू डी कॉन्स्टेंट है, डेल फाइनली केवल एक तरह का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो म्यू डी बाहर आ गया, और बी मैग्नेटिक फील्ड माना हमारा केवल जेड एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रहा है। इसी तरह की सिचुएशन सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये और ये और ये, और आगे जाके भी ऐसा ही बिहेवियर है। आगे जाने से मेरा मतलब है एक्स या वाई डायरेक्शन, एक्स या वाई डायरेक्शन में जाने में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है, चेंज केवल कहाँ है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है, डेल के अंदर तीनों डिफ्रेंशिएशन होते हैं, एक्स वाला भी, वाई वाला भी, जेड वाला भी। तो उनमें से जो सर्वाइव करेगा वो केवल थर्ड वाला सर्वाइव करेगा। ओके, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने मैथमेटिकली एक्यूरेट होने की कोशिश नहीं की है। ये चीज़ फाइनली एक वेक्टर बनेगी, बट आई एम नॉट केयरफुल अबाउट दैट। ओके, बट सिंपली द पॉइंट आई वाज नोटिस टू ब्रिंग टू योर नोटिस वाज, ये चीज़ फाइनली डेल बी अपॉन डेल जेड पे डिपेंड करेगी। बी का केवल जेड के अलॉन्ग ग्रेडियंट है, एक्स और वाई ग्रेडियंट वाला कंपोनेंट नहीं है, एक्स वाई डायरेक्शन में सेम है, वो जीरो हो गया, डेल बी अपॉन डेल जेड। जो ड्रिफ्ट फोर्स है वो म्यू डी के अलावा, म्यू का कंपोनेंट कितना है उस डायरेक्शन में, उसके अलावा जिस चीज़ पे डिपेंड करता है वो है मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट। ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट तो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। जरा सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम फिर से यूनिफॉर्म कर दें, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल किया था, ये वाला केस किया था, यूनिफॉर्म फील्ड में ड्रिफ्ट फोर्स नहीं लगता है। क्यों? वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर बी जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ सब जगह सेम है, तो डेल बी अपॉन डेल जेड जीरो होगा, तो ड्रिफ्ट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर ये कंपोनेंट जीरो है तो फिर से आपको ड्रिफ्ट फोर्स कितना मिलेगा, जीरो। लेकिन अब अगर ये टर्म जितना स्ट्रांग होगा, मतलब फील्ड का ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट फोर्स आपका अप्लाई होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट सेट कर दिया, एक बार आपने एक्सपेरिमेंट सेट कर दिया, आपने अपने मैग्नेट डिसाइड कर दिया, ये वाले मैग्नेट में लूँगा और इतनी दूरी पे लगाऊंगा, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट में फिक्स कर दिया है डेल वी बाई डेल जेड। तो अब जो ड्रिफ्ट फोर्स है वो केवल डिपेंड करेगा म्यू की वैल्यू उस डायरेक्शन में, म्यू का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना है। म्यू डी से मेरा मतलब था, माना मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, तो म्यू जो है, से मैग्नेटिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में लगाया, तो म्यू जो है माना वो ये है, तो इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, इसको मैंने म्यू डी लिखा है, म्यू का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में। ओके, तो बीम पे लगने वाला जो फोर्स है वो म्यू डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से म्यू डी जो है, अगर हम केवल स्पिन वाले कंट्रीब्यूशन की बात करें, म्यू अगर स्पिन के कारण जनरेट हो रहा है तो उसकी केवल दो वैल्यू हो सकती है, या तो प्लस हाफ या माइनस, जिसे आप अप और डाउन कहते हैं। नॉर्मली अभी तक मैं ये कहते आया हूँ जेड एक्सिस के अलॉन्ग, लेकिन ये जनरल रिजल्ट है। अगर आप स्पिन का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में नापेंगे तो आपको या तो वैल्यू प्लस हाफ मिलेगी या करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी माइनस हाफ। तो म्यू की भी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है या तो प्लस हाफ के प्रोपोर्शनल होगी या माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन स्पिन के टर्म्स में अब इसको सोचें, इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण एक छोटे से मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा था और आपने उसको ग्रेडियंट वाले मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा। लेकिन वो ड्रिफ्ट फोर्स कितना होगा, जिन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अप है उनके लिए फैक्टर प्लस हाफ टाइप का आएगा, उसके साथ और कॉन्स्टेंट्स भी होंगे पर प्लस हाफ, और जिस पे के लिए डाउन है उसके लिए माइनस हाफ। तो जो स्टर्न-गर्लाक एक्सपेरिमेंट इसी तरह का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम भेजी, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम नहीं थी, वो सिल्वर एटम्स की बीम थी, बट फॉर आवर कंसिडरेशन आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम भेजी और उसको भेजा एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में जाते हुए या तो बढ़ रहा था या घट रहा था, से इंक्रीज हो रहा था। तो एक्सपेरिमेंट के बाद उनको क्या देखने को मिला, उनको ये देखने को मिला, एक्सपेरिमेंट के बाद सामने उन्होंने एक स्क्रीन लगा रखी थी, उस स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन बीम या तो यहाँ पहुँची या यहाँ पहुँची, बीच के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन बीम ने स्ट्राइक नहीं किया और केवल दो पॉइंट्स पे स्ट्राइक किया।
अनपोलराइज्ड बीम जिसे हम कहते हैं, अनपोलराइज्ड मतलब उसमें स्पिन के सारे कंट्रीब्यूशंस हो सकते थे, अप डाउन लेफ्ट राइट सब, लेकिन फाइनली वो स्क्रीन पे जब पहुंची तो आपको केवल दो वो दिखाई दिए, दो स्पॉट्स पे आपको कंट्रीब्यूशन दिखाई दिया। तो इसको कैसे समझें आप इस रिलेशन के टर्म में? आपने एक्सपेरिमेंट सेट कर दिया है, ग्रेडियंट आपका फिक्स हो चुका है, तो अब इस वाली बीम पे एक तरह का ड्रिफ्ट फोर्स लगा होगा और इस वाली बीम पे दूसरी तरह का ड्रिफ्ट फोर्स लगा होगा, एक पे प्लस वाला एक पे माइनस वाला। तो म्यू डी की इसका मतलब दो ही वैल्यूज़ तो हैं। ये जो प्लस और माइनस हाफ जो स्पिन की वैल्यू का आइडिया लगा वो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट से लगा। वैसे उलेनबर्ग और गाउड स्मिथ ने पहले प्रपोज कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, पर उसका कन्फर्मेशन जो आया वो स्टर्न-गर्लach एक्सपेरिमेंट ने किया। ठीक है, तो ये स्टर्न-गर्लach एक्सपेरिमेंट को मैंने बहुत ट्रिवियली यहाँ पे दिखाया है। सिल्वर एटम्स की एक बीम आती है, सिल्वर एटम को क्यों यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बजाय, वो शायद आगे मैं कहीं पे डिस्कस करूँगा, बट सिल्वर एटम्स और ये मैग्नेट्स के पोल पीसेज हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप बनाते कैसे हैं? नॉर्थ और साउथ पोल रखो दो मैग्नेट्स के अगल बगल, तो उसके बीच मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन ये मैग्नेट के जो पोल पीसेज हैं ये एक समान नहीं है, फ्लैट नहीं है। मैं ऐसे मैग्नेटिक पोल्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये नॉर्थ साउथ, इस मैग्नेट का साउथ भी कहीं होगा, वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। इस मैग्नेट का नॉर्थ भी कहीं होगा, वो नहीं, लेकिन ये नॉर्थ साउथ हैं। अब अगर आप इस तरह के पोल पीसेज लेते हैं सपाट, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनेगा, एक समान, एक जैसा। हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, ड्रिफ्ट कराने के लिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है। तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ इस तरह का वो लिया, एक मैग्नेट का पोल पीस शार्प था, एज वाला था, और दूसरा वाला या तो फ्लैट या और ज़्यादा वो करने के लिए उसे वो बना दिया, एक कॉन्केव टाइप का और एक कॉन्वेक्स टाइप का, इफ यू कैन से समथिंग लाइक दैट। तो इसके कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी उनमें शायद कुछ इस तरीके की, आप ये देख पा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ तो घनी है और यहाँ जाके कम घनी हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का घनत्व बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का आइडिया देता है। तो अगर ये फिगर मैंने सही बनाया है, रफली ऐसा फिगर है, आपका एक पोल बहुत शार्प है और एक वाला फ्लैट से भी ज़्यादा आपने उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं और यहाँ बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है और यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा हो चुका है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है म्यू के वैल्यू के हिसाब से फोर्स लगेगा। अब म्यू खुद स्पिन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, माना केवल हम स्पिन मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, एल मोशन को हम क्यों भूल सकते हैं वो आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट स्पिन मोशन के कारण म्यू आ रहा है, तो स्पिन के कंपोनेंट के हिसाब से फोर्स या तो एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने देखा, फोर्स या तो यहाँ लगा या यहाँ लगा। अगर आपकी बीम यहाँ या यहाँ पहुँची, वो तभी तो पहुँची होगी जब उस पर ड्रिफ्ट फोर्स या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पे ये वाला लगा होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स पे ये वाला लगा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पे केवल दो तरह के फोर्सेज ऑब्जर्व हुए, तो दो तरह के फोर्सेज ऑब्जर्व होने का मतलब म्यू की केवल दो वैल्यू अलाउड थी। म्यू की दो वैल्यू अलाउड होने का मतलब स्पिन की केवल दो कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं और उनको जब मेज़र किया गया उनकी वैल्यू जिन्हें हम प्लस हाफ और माइनस हाफ कहते हैं। सो दिस, तो जो स्टर्न-गर्लach एक्सपेरिमेंट है वो उसने प्रूव किया द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। ऑर्बिटल मोशन की तरह इलेक्ट्रॉन के पास एक और प्रॉपर्टी है, जिसको इस तरह का रोटेशन सोचना शायद गलती होगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूम रहा है। क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन इस तरह का कुछ चीज़ नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पार्टिकल होता है, बट इतना जरूर है हाँ स्पिन के भी केवल दो ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, अप स्पिन और डाउन स्पिन। तो दिस इज वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। और इन जनरल अगर आप बात करें, माना ये तो स्पिन की बात हुई, माना मैं L=2 का एग्जाम्पल लेता हूँ। L=2 के करस्पॉन्डिंग आप जानते हैं ml की वैल्यू होती है -2 -1 0 1 2। अगर ml की वैल्यू इतनी है तो म्यू एल और के z कंपोनेंट की वैल्यू मैंने पीछे कहीं पे लिखी थी, लेट मी राइट इट ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर। L=2, ml की अलाउड वैल्यूज़ -2 -1 0 1 2। ml की वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है? ml की वैल्यू बताती है भाई जब आप l का z कंपोनेंट रीड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ml टाइम्स h क्रॉस। तो म्यू का जो z कंपोनेंट है वो lz के प्रोपोर्शनल होता है, वो फैक्टर जो आता है -e/2m, फैक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यू जेड की वैल्यू एल जेड पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब म्यू जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? ml h क्रॉस कांस्टेंट है, तो म्यू एल जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? ml पे। केवल आप इसे z ना सोचें, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये पिछले जो डिस्कशन में मैं जिसे म्यू डी कह रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में आप म्यू का कंपोनेंट नापेंगे
वो किस पे डिपेंड करेगा, ml की वैल्यू पे। तो म्यू ml की अलाउड वैल्यूज़ अगर ये 5 हैं तो म्यू की अलाउड वैल्यूज़ कितनी हो गई, 5। तो अगर आप एक ऐसी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं जहां आप स्पिन का को भूल सकते हैं, स्पिन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एल की वैल्यू 2 है, तो वो स्क्रीन पे अगर आप स्टर्न गर्लाक टाइप का एक एक्सपेरिमेंट सेट कर दें, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें नॉन यूनिफॉर्म वाला, तो इस समय ये जो बीम है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी। 5 में क्यों, जिसके लिए ml की वैल्यू -2 होगी, उस पर माना ये वाला ड्रिफ्ट फोर्स लगा, क्योंकि ड्रिफ्ट फोर्स जो है वो लगता है म्यू डी की वैल्यू इनटू ग्रेडियंट की वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन। और म्यू डी की वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में म्यू का जो कंपोनेंट है वो ml की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो सिंपली ड्रिफ्ट फोर्स जो है वो ml के प्रोपोर्शनल है। तो इस बीम में l की वैल्यू तो सबके लिए 2 है, लेकिन किसी के लिए ml -2 है, किसी के लिए, इन सब का मिक्सचर आ रहा है। आप सोचिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सबके ml की वैल्यू अलग अलग है। तो ml की वैल्यू के हिसाब से जब फोर्स लगेगा, जिसके ml की वैल्यू -2 होगी उस पर ड्रिफ्ट फोर्स उसे यहाँ ले जाएगा। जिसके लिए ml की वैल्यू -1 होगी उस पर ड्रिफ्ट फोर्स थोड़ा कम लगेगा यहाँ। जिसके लिए ml की वैल्यू 0 है उस पर ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा ही नहीं, वो स्क्रीन के जस्ट सामने स्ट्राइक करेगा। जिसके लिए +1 है वो यहाँ जाएगा, जिसके लिए +2 है यहाँ जाएगा। तो L = 2 है तो आपको कितने स्पॉट्स मिले, 5। ये 5 क्या है, 2l+1। आप कहते हैं L की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ml की अलाउड वैल्यूज़ 2l+1 होती हैं, ये वही 2l+1 वैल्यूज़ है। और अब आप ये समझ सकते हैं इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं। इसका जो असर है ये तब नज़र आता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन कराना शुरू करते हैं। नॉर्मली आपने हाइड्रोजन एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन है ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे, L = 2 है, ml की वैल्यू एक के लिए -2 है, एक के लिए -1 है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स में आप कोई भेद नहीं कर सकते हैं जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड से जो इनका इंटरेक्शन है वो ml की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तब आपको पता लगता है अरे नहीं भाई, ये तो अलग अलग स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए ये क्वांटम नंबर का नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसीलिए रखा गया है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और सिमिलरली स्पिन के साथ। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू पॉज दिस डिस्कशन फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कुछ और स्कैटर्ड आइडियाज़, अगेन इसमें बहुत सारे आइडियाज़, खासकर जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वांटम से अभी जिनकी मुलाकात नहीं हुई है, उनको बहुत सारे आइडियाज़ बहुत रैंडमली स्कैटर्ड लगेंगे, बट क्योंकि आपने श्रोडिंगर इक्वेशन और वो सॉल्यूशन नहीं किया है तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रोसीड। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इस तरह के आइडियाज़ हम कवर करेंगे स्कैटर्ड, लेकिन फिर हम अपने मेन जो डिस्कशन है जीमान इफेक्ट और फाइन स्ट्रक्चर, उसकी बात तभी कर पाएंगे। तो दीज आर सर्टेन आइडियाज़। इनफैक्ट ये आइडियाज़ तो आप 12th से और अच्छे से जानते होंगे, केमिस्ट्री का नोशन आपको जो है SPDF ऑर्बिटल्स और उन सब की बात करेंगे, बट दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबॉडी।